फ्राइडेज एडिशन ऑफ डीडी मॉर्निंग शो में हम होलिस्टिक हेल्थ पे फोकस करते हैं, यानी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। और जब इमोशनल हेल्थ की बात होती है तो ये समझना ज़रूरी है कि जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है, पैर, हाथ, वैसे ही हमारी इमोशनल बॉडी भी है। और ये इमोशंस, लव, एंगर, स्माइल, ग्रैटिट्यूड, सब हमारे अंदर पहले से ही निहित हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि हमारे इमोशंस हम पर हावी हो जाएं? क्या ये मानसिक परेशानी का रूप ले सकते हैं? बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है? आइए मेंटल हेल्थ सेगमेंट में बात करते हैं। यहाँ दिल्ली दूरदर्शन स्टूडियोज़ में हमारे साथ दो डॉक्टर्स हैं, उनका परिचय आपके साथ कराएं। स्वागत कीजिए डॉक्टर जूही रेचल बलूजा का। नमस्कार डॉक्टर साहब, साइकेट्रिस्ट, सेंट स्टीफेंस अस्पताल, नई दिल्ली से। हमारे साथ है डॉक्टर नंद कुमार, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, एम्स। आपका भी बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अमित, हमारा जो मस्तिष्क है ना, बहुत अद्भुत हमारा हिस्सा माना जाता है शरीर का, और बहुत विचार इसमें पनपते हैं जी। और बहुत कुछ कंट्रोल इसी के ज़रिए होता है। लेकिन जो डिसऑर्डर की हम बात कर रहे हैं उसको समझना बेहद ज़रूरी है। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें तो चलिए पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक मानसिक परेशानी है जिसमें व्यक्ति के मूड, छवि और व्यवहार में तेजी से बदलाव आता है। अचानक से भावनाओं का तूफान सा टूट पड़ता है। डर और असुरक्षा के भावों से घिरे रहते हैं। मूड स्विंग्स होते हैं। हर छोटा मसला बहुत बड़ा महसूस होता है। रिश्तों में अस्थिरता आ जाती है। ऐसे लोग या तो किसी से बहुत प्रेम करने लगते हैं या अकारण ही नफरत। व्यक्ति बेहद संवेदनशील रहने लगते हैं। उपचार में व्यक्ति के भावों को संभालना प्रमुख रूप से सिखाया जाता है। आइए बातचीत करते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। डॉक्टर जूही, क्या है ये मानसिक परेशानी? देखिए, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक ऐसी हम इसको एक मानसिक बीमारी के उसमें भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक पर्सनालिटी है पेशेंट का, वो बहुत ही एक अनस्टेबल है इमोशंस के उसमें, कि पेशेंट्स पहचान नहीं पाते कि एक सिचुएशन में उनको किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, और मोस्ट ऑफन उनका एक नेगेटिव रिएक्शन हो जाता है जिससे उनकी वर्क और लाइफ में बहुत सारा इम्बैलेंस आता है। डॉक्टर नंद, अगर हम ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर की इसकी हम बात कर रहे हैं तो किस तरीके की ज़िंदगी रहती है उस इंसान की जो इससे परेशान है अभी? जी, हम डिसऑर्डर के बात करने के पहले ऑर्डर को समझते हैं। इसलिए कि जब इमोशन की आप बात कर रहे थे अभी, तो इमोशन एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप इस तरह सोचें कि इमोशन को निकाल दें हमारे अंदर से तो कुछ बचता नहीं है जी। तो इमोशन इज सच ए इम्पॉर्टेंट थिंग, इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हमारी सारी ज़िंदगी इमोशन पे चलती है जी। और इमोशन जनरेट होता है कहीं से ब्रेन से, मतलब मस्तिष्क से। इसका मतलब इमोशन की उत्पत्ति कहीं ना कहीं से हो रही है। सो हम सब में इमोशन है, बट इमोशन का एक ऑर्डर होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, एक खास तरीके से बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कल के बारे में हमने बात किया, संसद के बारे में, तो कहीं ना कहीं इमोशन जुड़ा हुआ है जी। भावना कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो जब भावना नॉर्मल होती है, सब कुछ ठीक रहता है, इसका मतलब होता है जो हमारा एक संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, हम उसके अनुसार अपना काम करते रहते हैं। लेकिन जब भावना या इमोशन जब उससे बियॉन्ड हो जाता है तब हम मानते हैं कि डिसऑर्डर हो गया। जैसे मान लीजिए कि हम सब उदास होते हैं, हम सब खुश होते हैं, हम सबको रोना आता है कभी न कभी, हम सब बहुत दुखी होते हैं कभी न कभी, बट ये नॉर्मल है जी। लेकिन जब ये बहुत अधिक हो जाता है जी। और इतना अधिक हो जाता है कि कभी बहुत नाराज हो गए, अचानक बहुत दुखी हो गए, या बहुत रोना आ गया, बिना कारण का बहुत हंसना भी आ गया, या किसी के आप दर्द को महसूस नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि डिसऑर्डर हो गया। जी। तो इसका मतलब डॉक्टर जूही, जैसे इमोशंस हमारे अंदर निहित हैं तो इमोशंस को एक्सप्रेस तो करना चाहिए हर मानव को। नो, डेफिनेटली, बिकॉज अगर इंसान को एक इमोशंस नहीं होंगे तो उसमें कोई एक आइडेंटिटी नहीं होगी। तो जिस तरह से हम किसी भी सिचुएशन में एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, वो हमारी आइडेंटिटी फॉर्मेशन में भी बहुत ज़रूरी होती है। तो जितना हमारा इमोशंस अप्रोप्रिएट हो किसी चीज़ में, उतना ही हमारी एक पॉजिटिव आइडेंटिटी का मतलब फॉर्मेशन होता है। तो डॉक्टर साहब, ट्रिगर क्या होते हैं ज़िंदगी में जहाँ इमोशनल ऑर्डर से डिसऑर्डर की ओर जा सकता है व्यक्ति? वैसे बहुत सारे फैक्टर्स माने जाते हैं,
बट अगर बहुत कॉमनली उसको बांट दें तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री है अगर कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, तो पेशेंट की भी मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर अर्ली चाइल्डहुड में अगर वो किसी तरह का ट्रॉमा एक्सपीरियंस करें, जैसे कि अपने पेरेंट्स का सेपरेशन देखें, अगर फैमिलीज़ को बिखरते हुए देखें, पेरेंट्स को झगड़ा करते हुए देखें, तो उनके मन में एक ऐसा एक छवि बन जाती है कि आगे जाके भी हमारी लाइफ में हम ऐसी चीज़ें रोज़ाना देखते रहेंगे। डॉक्टर नंद, हम कैसे पता लगाएं कि हम इस समस्या से जूझ रहे हैं या हमारे आसपास का कोई है जो इस समस्या से परेशान है? जब भी हमें ऐसा लगे, हम किसी को देखें, मेरे ख्याल से हम किसी को देखने से बेहतर है खुद को देखें। जब भी हमें ऐसा लगे कि हमारी इमोशन बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, जैसे मान लीजिए कि मैं अभी ठीक लग रहा हूँ और थोड़ी सी बात में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि लोग कहते हैं कि जेन्युइन है, ये गुस्सा नॉर्मल है और आपने मुझे गुस्सा दिलाया। बट इनफैक्ट आपके ब्रेन ने किया रिएक्ट। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई भी स्टिमुलस है, कोई भी एक बात होती है, तो हमारा करता है ब्रेन रिएक्ट, तो हमारे ब्रेन पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं कि इसने ऐसा किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। यदि थोड़ी थोड़ी बात पे हमें बहुत दुख होता है, या मान लीजिए थोड़ी थोड़ी बात पे हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे और बहुत उदास हो जाते हैं हम, या बहुत रोना आ जाता हो और उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है। नुकसान का मतलब होता है मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, या जो मेरे रिश्ते हैं उस रिश्तों में फ़र्क पड़ रहा है। जैसे मेरी रिश्ते टूट रहे हैं, भले वो वाइफ हस्बैंड का रिश्ता हो, चाहे दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे माँ बाप से बच्चों का रिश्ता हो, अगर वो टूटता है और वो उसके कारण इमोशंस होते हैं, बहुत इमोशनल फ्लक्चुएशन होता है, तो हम मान के चलते हैं कि कुछ बीमारी है ये, या उसको देखने की ज़रूरत है। बेहतर ये होता है कि लोग खुद अगर इंट्रोस्पेक्ट करें। जैसे मान लीजिए आमतौर पर ने देखा होगा आपने कि यदि आप ये बोलते हैं कि आप मेंटली ठीक नहीं हो, बहुत बुरा लगता है, और यदि ये बोलते हो कि नहीं यार मेरे में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो ये हमेशा बेहतर होता है। तो डॉक्टर साहब, अगर कोई बोलता है तो मेंटली ठीक नहीं हो, बुरा लगता है, क्या टेक्नोलॉजी की मदद ले सकते हैं? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन सेल्फ असेसमेंट करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डिसऑर्डर है? बिल्कुल लगाया जा सकता है। अभी बहुत सारे ऐप आ रहे हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, कुछ टेक्निक ऐसी डेवलप हुई है कि स्पीच को हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, स्पीच से इमोशन का संबंध क्या होता है ये देख सकते हैं। फेशियल मसल्स जो हैं उनका मूवमेंट कैसे कैसे होता है वो देख सकते हैं। आप बहुत बार देखते होंगे कि जब हम एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशन को, तो नॉन वर्बल इमोशनल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे लोग बहुत कुछ नहीं बोलते हैं, बट कुछ नहीं बोल के भी बहुत वो लाउड होता है, उसका भी बहुत अधिक इम्पैक्ट होता है। AI अगर हो तो उसमें कैमरा भी लगना ज़रूरी है। सो हाँ, फेशियल एक्सप्रेशन को देख सकते हैं, स्पीच को देख सकते हैं, या जो बॉडी लैंग्वेज है उसको समझ सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है, कुछ इस पर रिसर्च चल रहा है। जी, और तो अगर मान लीजिए असेसमेंट के बाद, चाहे टेक्नोलॉजी या साइकेट्रिस्ट या काउंसलर के पास आने के बाद पता लगता है कि है व्यक्ति को ये परेशानी है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इलाज क्या है? इलाज मेनली दो तरीके का है कि अगर पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ अगर कोई एंजाइटी या डिप्रेशन जुड़ा हो तो डेफिनेटली हम एंटी डिप्रेसेंट्स और बाकी मेडिकेशंस के साथ उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, और जो खासकर की जो गोल्ड स्टैंडर्ड हम मानते हैं, वो है थेरेपी। तो गोइंग फॉर रेगुलर थेरेपी सेशंस, थेरेपिस्ट से मिलना, और उसमें भी अगर हम DBT देखें, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, उसी को हम मानते हैं एज अ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि इसमें हम कुछ बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं, जैसे कि माइंडफुलनेस, कि हमारा प्रेजेंट सिचुएशन में हम कितना अवेयर हैं, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इमोशनल रेगुलेशन, कि हमारे इस सिचुएशन में हमारे क्या अप्रोप्रिएट और क्या सही इमोशंस होने चाहिए, और वो और तीसरी चीज़ कि हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में हम स्टेबिलिटी कैसे लाएं, ये सारा उस थेरेपी में फोकस किया जाता है। ये पूरी तरीके से क्या क्योरेबल है डॉक्टर? क्या कोई इंसान पूरे सामान्य हो सकता है पूरे तरीके से? इसमें सामान्य हो सकता है, इसमें थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, इसलिए कि हम लोग ऐसा देखते हैं कि ये इसकी शुरुआत होती है जब हम डायग्नोस करते हैं, तो ये शुरू में जो एडोलेसेंट एज है उसमें पता चलता है, ये बिल्कुल एडल्ट है, उसमें हम लोग देखते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप थोड़ा बड़े होते हैं तो आपको समझ आती है कि चलो ये ठीक नहीं है, आप धीरे धीरे अपने इमोशन कंट्रोल को थोड़ा रीइंफोर्स करते हैं, उसको और बेहतर बनाते हैं, तो चीज़ें ठीक हो जाती है। लेकिन जब आप उसको नहीं समझ पाते हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कैसे पहचानें और क्या इलाज करें, इलाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि आप समझें कि आपको तकलीफ है।
इंट्रोस्पेक्शन और अपने बारे में समझे कि तकलीफ है, जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो इलाज इसका संभव नहीं है। जी। इसमें थेरेपी के अलावा कुछ दवाइयाँ भी काम कर दी है। अच्छा। जैसे बहुत बार होता है, आप इसको इस तरह समझें कि ब्रेन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, मस्तिष्क कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, और मस्तिष्क में कुछ ऐसे हिस्से होते हैं, यदि उसका नुकसान हो जाए, वो डैमेज हो जाए, तो आपका इमोशनल डिसरेगुलेशन शुरू हो जाता है। ओके। जैसे आपने देखा होगा, पिक्चर में देखते होंगे आप कि सर में चोट लग गई, तो सर में चोट लगने के बाद ब्रेन इंजर हो गया। ब्रेन इंजरी के बाद देखेंगे आप कि लोगों का व्यवहार बदल गया, एक्सप्रेशन बदल गया। तो ब्रेन से इसका गहरा संबंध है, और ब्रेन के जिस हिस्से से इमोशनल रेगुलेशन होता है और जिससे डिसरेगुलेशन होता है, उसको हम लोग कुछ हद तक मॉड्यूलेट कर सकते हैं कुछ दवाइयों के थ्रू। तो काउंसलिंग के साथ साथ इसका भी कुछ रोल है। तो एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, काउंसलिंग है, और फिर दवाइयाँ भी हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। समय सिर्फ 30 सेकंड्स रह गए हैं डॉक्टर साहब। प्रिवेंट कैसे करें, कैसे खुश मिजाज रहें, कैसे इमोशंस को एक्सप्रेस करें और नौबत ही ना आए कि मानसिक परेशानी हो? देखिए, प्रिवेंशन के तौर पे देखा जाए तो डेफिनेटली चाइल्डहुड से ही शुरू हो जाए कि एक चाइल्ड का एक्सपीरियंस अच्छा रहे। किसी भी तरह का ट्रॉमा अगर एक्सपीरियंस करें तो उसको डील करना चाहिए, और जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है और उनको लगता है कि हाँ मेरे इमोशंस इतने कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, और हमारे फ्रेंड्स या हमारे कोलीग्स और फैमिली भी बता रहे हैं कि नहीं आप बहुत जल्दी गुस्सा कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन में आपका रिएक्शन बिल्कुल ठीक नहीं था, तो दैट्स द टाइम टू कंसिडर कि आपको एक साइकाइट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी ज़रूरी है। स्टिग्मा हट रहा है डॉक्टर साहब, आ रहे हैं अब लोग हीलिंग के लिए? स्टिग्मा काफ़ी हद तक कम हुआ है, और लोग आ भी रहे हैं, और लोग ठीक भी हो रहे हैं, और लोग ठीक होते हैं, ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होते हैं। यदि आप मैं एक ऐड कर दूं, एक जोड़ दूं इसमें, तो किसी भी मेंटल डिसऑर्डर के लिए, किसी भी मानसिक परेशानी के लिए, या एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, अगर हम 4 चीज़ को फॉलो करें, एक 4 लेटर वर्ड है काम। अच्छा। CALM। अच्छा। काम मतलब शांत। तो C का मतलब होता है कनेक्टिविटी, कि आप कनेक्ट करें दूसरे से, इमोशनली कनेक्ट करें आप दूसरे से, सोशली कनेक्ट करें दूसरे से, लोगों से मिलते जुलते रहें। ए का मतलब होता है एक्टिविटी। सो एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, कुछ ना कुछ आप एंगेज रहें। और एल से होता है लर्निंग न्यू थिंग्स, कुछ ना कुछ नया नया सीखते रहें। जैसे हम लोगों ने अभी सीखा सेंगुल के बारे में कल, हमें पता नहीं था उसके बारे में। एम का मतलब होता है माइंडफुलनेस, इसका मतलब अवेयरनेस। और ये सारे काम होते हैं, अगर आप डीडी मॉर्निंग शो देख लें मंडे से फ्राइडे, तो वो भी काम की एक एक्टिविटी है। डॉक्टर नंद कुमार आपका, डॉक्टर जूही आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।